लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। क्या हमें नवजात बच्चों का जीनोम पढ़ना चाहिए? इस शीर्षक से द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में एक बेहद दिलचस्प और भविष्य से जुड़े सवाल पर चर्चा की गई है। लेखिका, जो खुद डॉक्टर और एक माँ हैं, कहती हैं कि जिस तरह आज जन्म के बाद बच्चों की कुछ गंभीर बीमारियों की जांच की जाती है, आने वाले समय में हर नवजात बच्चे का पूरा जीनोम भी पढ़ा जा सकता है। इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि बच्चे में आगे चलकर किन बीमारियों का खतरा हो सकता है और कई मामलों में समय रहते इलाज या बचाव शुरू किया जा सकेगा। लेख बताता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग से हीमोफीलिया जैसी कई ऐसी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है जो सामान्य नवजात जांच में नहीं पकड़ी जाती। इससे परिवार और डॉक्टर पहले से सतर्क हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ कई नैतिक सवाल भी खड़े होते हैं। अगर किसी बच्चे में भविष्य में किसी बीमारी की संभावना दिखे, लेकिन ये निश्चित ना हो कि बीमारी होगी ही, तो क्या ये जानकारी माता-पिता को देनी चाहिए? क्या इससे वो वर्षों तक अनावश्यक चिंता में नहीं रहेंगे? यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इस तकनीक को लेकर सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। हालांकि लेखिका इस सोच को चुनौती देती है। उनका तर्क है कि माता-पिता को अज्ञानता में रखना हमेशा बेहतर विकल्प नहीं होता। माता-पिता अपने बच्चों के बारे में कठिन और अनिश्चित सच्चाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं, बशर्ते उन्हें सही इलाज और सहयोग मिले। लेख में हार्वर्ड के वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट ग्रीन के शोध का जिक्र है। इसमें पाया गया कि जिन परिवारों को अपने बच्चों की आनुवंशिक जानकारी दी गई, उनमें चिंता का स्तर नहीं बढ़ा। उल्टा कुछ मामलों में इस जानकारी ने पूरे परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद की। संपादकीय का बड़ा संदेश ये है कि अब सवाल ये नहीं रह गया कि तकनीक संभव है या नहीं, बल्कि ये है कि हम उसके लिए कितने तैयार हैं। यदि भविष्य में नवजात बच्चों की जीनोम जांच आम हो जाती है, तो डॉक्टरों, काउंसलरों और स्वास्थ्य व्यवस्था को भी उसी हिसाब से तैयार करना होगा। लेखिका मानती हैं कि जीनोम किसी बच्चे का पूरा भविष्य नहीं बता सकता, लेकिन वो उसके बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। कुल मिलाकर ये लेख कहता है कि विज्ञान हमें अपने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में पहले से अधिक जानने का अवसर दे रहा है। डर या संकोच के कारण इस ज्ञान से दूर भागने की बजाय समाज को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जो परिवारों को इस जानकारी को समझने और उसके साथ जीने में मदद करे। लेखक का निष्कर्ष है कि अगर किसी बच्चे को स्वस्थ और सुरक्षित जीवन देने में उसके जीनोम की जानकारी मदद कर सकती है, तो उसे अज्ञानता की बजाय ज्ञान की विरासत मिलनी चाहिए। कार्लो गिज़विंग की मृत्यु, वो इतिहासकार जिसने हमें हाशिए के लोगों की कहानी पढ़ना सिखाया, शीर्षक से द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में इटली के महान इतिहासकार कार्लो गिन्सबर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए उनके काम की आज के दौर में प्रासंगिकता को समझाने की कोशिश की गई है। लेख कहता है कि गिन्सबर्ग उन इतिहासकारों में थे जिन्होंने इतिहास को केवल राजाओं, युद्ध और सत्ता के गलियारों की कहानी नहीं माना, बल्कि उन आम लोगों की आवाज खोजी जिन्हें इतिहास अक्सर भुला देता है। संपादकीय में उनकी सबसे चर्चित किताब द चीज एंड द वर्म्स का उल्लेख है, जिसमें उन्होंने 16वीं सदी के एक साधारण आटा पीसने वाले मिलर मेनाप्क्यू की कहानी को अदालत के रिकॉर्ड से निकालकर दुनिया के सामने रखा। व्यक्ति अपने समय की धार्मिक मान्यताओं से अलग सोचता था और इसी वजह से चर्च की जांच और दमन का शिकार बना। गिन्सबर्ग ने दिखाया कि इतिहास के सबसे छोटे और साधारण पात्र भी अपने दौर की बड़ी सामाजिक और वैचारिक लड़ाइयों को समझने की चाबी बन सकते हैं। बताता है कि गिन्सबर्ग का तरीका केवल अतीत को समझने का माध्यम नहीं था, बल्कि सत्ता और समाज के रिश्तों को देखने का एक नजरिया भी था। उन्होंने अदालतों और प्रशासनिक दस्तावेजों के बीच छिपी उन आवाजों को खोजने की कोशिश की जो आमतौर पर दबा दी जाती हैं। इसी वजह से महिलाओं, अल्पसंख्यकों और उपनिवेशवाद के शिकार समाजों का इतिहास लिखने वाले शोधकर्ताओं पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा। संपादकीय ये भी याद दिलाता है कि गिन्सबर्ग का दृष्टिकोण उनके निजी अनुभवों से भी जुड़ा था। नाजी दौर में उनके पिता की हत्या कर दी गई थी और एक यहूदी परिवार से होने के कारण उन्हें बचपन में अपनी पहचान छिपाकर रहना पड़ा था। शायद इसी कारण वो हमेशा उन लोगों की तरफ खड़े दिखाई दिए जिन्हें सत्ता ने हाशिए पर धकेल दिया था। कुल मिलाकर ये संपादकीय कहना चाहता है कि कार्लो गिन्सबर्ग की विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में फिर से असहिष्णुता, राष्ट्रवाद
और दूसरे को दोषी ठहराने की राजनीति बढ़ रही है, तब गिन्सबर्ग का काम हमें याद दिलाता है कि समाज को समझने के लिए हमें सत्ता के केंद्र से नहीं बल्कि हाशिए पर खड़े लोगों की कहानियों से भी सीखना होगा। यही उनकी सबसे बड़ी देन है और यही वजह है कि उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके जीवन काल में थे। जेडी वेंस की चेतावनी और अमेरिका इजराइल रिश्तों का नया दौर। इस शीर्षक से अल जजीरा में प्रकाशित लेख में ये तर्क दिया गया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का हालिया बयान केवल इजराइल की आलोचना नहीं बल्कि अमेरिका इजराइल संबंधों में संभावित बदलाव का संकेत है। लेख के मुताबिक दशकों से ये माना जाता रहा है कि इजराइल किसी भी अमेरिकी पहल का खुलकर विरोध कर सकता है और अंततः वॉशिंगटन उसकी चिंताओं के हिसाब से अपनी नीति ढाल लेगा। लेकिन वेंस के बयान से पहली बार यह संदेश गया है कि अब अमेरिका अपने व्यापक रणनीतिक हितों को इजराइल की प्राथमिकताओं से ऊपर रखने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि विवाद की जड़ डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और ईरान के बीच हुए नए समझौते को लेकर है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ईरान के साथ बातचीत तनाव कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता लाने का रास्ता खोल सकती है। दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से ईरान को अलग थलग रखने, उस पर दबाव बनाए रखने और उसे क्षेत्रीय खतरे के रूप में पेश करने की रणनीति पर चलते रहे हैं। इसलिए यह समझौता उनकी नीति के बिल्कुल उलट माना जा रहा है। लेख के अनुसार अतीत में नेतन्याहू कई बार अमेरिकी राजनीति और कांग्रेस के भीतर दबाव बनाकर वॉशिंगटन की नीतियों को प्रभावित करने में सफल रहे थे। लेकिन इस बार ट्रंप प्रशासन पीछे हटने की बजाय सार्वजनिक रूप से जवाब देता दिखाई दिया। इसने साफ कहा कि इजराइल की सुरक्षा का बड़ा हिस्सा अमेरिकी हथियारों, धन और कूटनीतिक समर्थन पर निर्भर है। लेख का कहना है कि किसी वरिष्ठ रिपब्लिकन नेता द्वारा इस वास्तविकता को इतनी खुलकर स्वीकार करना अपने आप में असामान्य और महत्वपूर्ण घटना है। लेख ये भी बताता है कि गाजा और लेबनान युद्ध के बाद इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा है और कई देशों में उसके प्रति आलोचना बढ़ी है। ऐसे में उसकी अमेरिका पर निर्भरता पहले से ज्यादा बढ़ गई है। वेंस का बयान इसी बदली हुई स्थिति की ओर इशारा करता है। उनका संदेश ये था कि इजराइल के पास अब पहले जैसी कूटनीतिक गुंजाइश नहीं बची है और उसे अपने सबसे बड़े सहयोगी के साथ टकराव की कीमत समझनी होगी। कुल मिलाकर ये लेख कहना चाहता है कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते टूटने नहीं जा रहे हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच सैन्य, तकनीकी और राजनीतिक संबंध बहुत गहरे हैं। लेकिन अब रिश्तों का स्वरूप बदल सकता है। लेख के अनुसार भविष्य में अमेरिका इजराइल की सुरक्षा का समर्थन तो जारी रहेगा, लेकिन हर मुद्दे पर उसकी सरकार की नीतियों के अनुसार चलने को तैयार नहीं होगा। लेखक की नज़र में जेडी वेंस का बयान इसी नए दौर की शुरुआत का संकेत है, जहां अमेरिका इजराइल संबंध आदत और परंपरा से नहीं बल्कि बदलते क्षेत्रीय हालात और अमेरिकी हितों के आधार पर तय होंगे। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए रेड्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Marketing strategies, corporate stories, brand building ideas, marketing case studies और innovation एक अलग perspective से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। Let's Mike More Than Radio लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो for all marketing aspirants, professionals, startups and entrepreneurs. Every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi. Streaming exclusively on Let's Mike app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mike app और विजिट www.letsmike.com. Let's Mike अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है More Than Radio।